डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स में वेन डायग्राम की तमाम कॉम्प्लिकेशंस देख ली हैं। आज तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। A इज़ इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 13, B इज़ इक्वल टू 5, 9, 13, 17, 21, 25। जब आप इनका यूनियन लेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम A यूनियन B और राइट पर करेंगे B यूनियन A। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A का मतलब A का सेट, यूनियन ये यूनियन, B का मतलब B वाला सेट। जब इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो ये सारे मेंबर तरतीब से लिखने होंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और उसके बाद 17, 21 और 25। अब सवाल कि 5, 9 और 13 जो है दोनों सेटों में मौजूद हैं। अगर ये दोनों सेटों में मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है कि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक एक मेंबर दो बार नहीं लिखा जा सकता। तो अब आप देखिए, जब आपने ऐसा कर लिया, मैंने यहाँ पे रेड के अंदर ये 3 नंबर डाल दिए हैं, नंबर 5, नंबर 9 और इसके साथ साथ 13। इस रेड का मतलब क्या है कि ये मेंबरान, ये डिजिट्स दोनों सेटों में मौजूद हैं। इसी तरह जब B यूनियन A करेंगे तो B यूनियन A के अंदर क्या होगा? B का सेट पहले यूनियन और A का सेट बाद में। और इसमें भी आप देखें, लिखेंगे तरतीब से, बेशक आपका B पहले आ गया, A बाद में चला गया, लेकिन लिखा इसको तरतीब से ही जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। इसमें भी क्योंकि ज़ाहिर है सेम केस ही है, तकरीबन सिर्फ आगे पीछे हो रहे हैं। यहाँ पर A पहले था, B बाद में, यहाँ पर B पहले है, A बाद में, और 5, 9, 13 मेंबरान वही सेम रहेंगे। तो ये वो मेंबरान सेम वाले जो हैं वो एक मरतबा, बाकी सारे मेंबरान सेपरेट करके ऑर्डर के हिसाब से लिख दीजिए। जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो अब आपने क्या देखना है? अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हैं और आप पहले कर चुके हैं। अब हम असल में आ रहे हैं वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम में देखें अब क्या करेंगे हम, और गौर से देखें, शक्ल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आपके सामने आंसर सेम है, ऑर्डर भी वैसे ही रखा हुआ है हमने। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है आपने। सबसे पहले तो इसके जो कॉमन मेंबरान हैं वो आप इसके ओवरलैपिंग एरिया में रख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया, नीचे भी आपको नज़र आ रहा है। 5, 9, 13, 5, 9, 13 ये आपका ओवरलैपिंग एरिया में आ गया। लेकिन इसके अलावा जो मेंबरान हैं, जिनको हम डिसजॉइंट एलिमेंट्स कहेंगे, वो जो डिसजॉइंट हैं वो आप क्या करें, इनके डिसजॉइंट एरिया में लिखें, जो ओवरलैपिंग के अलावा वाला एरिया है। अब A के अंदर पहले यहाँ से गौर से देखें, A में मेंबरान क्या है? 3, ये 3 आ गया। अब 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 इसलिए नहीं आएगा कि 5 जो है वो हमारे ओवरलैपिंग यानी कि मुश्तरका एरिया में आ गया। 9 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा लेकिन 9 नहीं, उसके बाद 11 आ जाएगा लेकिन 13 नहीं। इसी तरह जब B में चेक करेंगे तो B के लिहाज से हम देखेंगे 5 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 13 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये मुश्तरका एरिया ओवरलैपिंग एरिया में मौजूद है। बाकी आपके पास 17, 21 और 25 ये 3 मेंबरान जो हैं वो डिसजॉइंट एरिया में आ जाएंगे। याद रहे, पहले आपको ये बात वाजे कर दी थी कि जो मेंबरान ओवरलैपिंग एरिया में आएंगे वो सेटों से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि वो दोनों की तरफ नुमाइंदगी करते हैं। ये अब ये 5 जो ओवरलैपिंग में है, ये A का भी है, B का भी है, कॉमन है। इस तरीके से 9 और इसी तरीके से 13। इसी तरह जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो B यूनियन A में भी वही काम करेंगे। 3, 7, 11
और यहाँ पर 17, 21, 25 ये डिसजॉइंट मेम्ब्रान, और जो कॉमन है वो आपके ओवरलैपिंग मुश्तरका एरिया में मौजूद है। अब इसके बाद आखिरी काम हमारा क्या है, देखना है इनके दरमियान ऑपरेटर क्या है। अगर यूनियन है तो मुकम्मल तौर पर आपने इसको शेडेड कर देना है, और अगर ये इंटरसेक्शन होगा तो सिर्फ मुश्तरका या ओवरलैपिंग एरिया आपने शेडेड करना है। इस वक्त आपका ऑपरेटर यूनियन है, तो यूनियन की वजह से आप क्या करेंगे, मुकम्मल के मुकम्मल एरिया को जो है वो शेडेड कर दीजिए। और जब हम ये शो करते हैं कि ये ए यूनियन बी, और यहाँ पे एरो बना के हम दिखाते हैं कि ये हमारा ए यूनियन बी का रिज़ल्ट है, तो वाज़े रहे इस एरो का मतलब ये कतन नहीं समझना कि इसमें ए की तरफ इशारा है। इसका मतलब है ये शेडेड एरिया की तरफ इशारा है, यानी कि तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने शेडेड कर दी हैं दोनों सेटों में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है, यानी कि मुकम्मल इसमें ये सारे मेम्ब्रान, और आप आंसर में भी चेक कर सकते हैं यूनियन में तमाम मेम्ब्रान मौजूद हैं। इसी तरह अब इसमें आ जाइए बी यूनियन ए में। हालांकि ऑपरेशन के लिहाज से देखें तो बी पहले ए बाद में, लेकिन वैन में उसी तरह लिखा जाएगा, ए पहले बी बाद में। और इसको भी हम मुकम्मल तौर पे शेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी यूनियन का ऑपरेटर है, तो यूनियन के ऑपरेटर की वजह से मुकम्मल हमने शेड कर दिया। और मुकम्मल शेड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये भी वाज़े कर देना है कि ये बी यूनियन ए से मुराद हमारा शेडेड एरिया, क्योंकि ये यूनियन है, यूनियन में शेडेड एरिया। फिर वाज़े कर दूं कि इस एरो का मतलब ये नहीं समझना कि ये ए की तरफ इशारा है या इन मेम्ब्रान की तरफ, बल्कि इसका मतलब है शेडेड एरिया की तरफ इशारा। और शेडेड मुकम्मल है, मुकम्मल के मानी कि इसमें जितने ही आपको मेम्ब्रान नज़र आ रहे हैं सब, यानी कि 3, 7, 11, 5, 9, 13, 17, 21, 25 ये सारे, और आप अपने आंसर में भी देख सकते हैं। तो ये हमारी 1 की फिगर और ये हमारी 2 की फिगर। और उसके बाद जस्ट आपने लास्ट में क्या लिखना है, फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशंस 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह से आपका पहला पार्ट प्रूव हुआ, बहुत ही आसान। इंशाल्लाह अब आपको जितने भी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नज़र आएंगे बहुत आसान होंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 1 का, आई मीन्स पार्ट फर्स्ट ही है, लेकिन क्योंकि हमने सवाल में देखा कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के हवाले से हमने कर लिया था, अब हमने करना है इंटरसेक्शन के हवाले से। अब इंटरसेक्शन के हवाले से देखिए क्या फ़र्क आएगा, वही आपका जो ए यूनियन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसे क्या कर देना है, यूनियन की जगह पे यहाँ पर आपका फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन। ठीक है जी। इंटरसेक्शन के बाद आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 ये 3 मेम्ब्रान सेम हैं, तो 5, 9, 13 इसका आंसर आ गया। आपने इसे कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, तो लिहाजा ये यूनियन हटा के आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना है, और यहाँ पे भी आपने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने के बाद 5, 9, 13, 5, 9 और 13 ये 3 मेम्ब्रान सेम, वो आपके इंटरसेक्शन में आई मीन रिज़ल्ट हो जाएगा। रिज़ल्ट होने के बाद आप इक्वेशन 1, 2 बना चुके, ये आपकी 1 फिगर, ये आपकी सेकंड। तो अब आपने क्या करना है, उसी तरह का बनाना है वेन डायग्राम के हवाले से, वही डायग्राम, उसी तरह के सेट्स मेम्ब्रान 3, 7, 11 डिसजॉइंट, 17, 21, 25 ये भी डिसजॉइंट, बी के डिसजॉइंट हैं, ये ए के डिसजॉइंट हैं, और 5, 9, 13 जो कि आपके आंसर का हिस्सा भी है, 5, 9, 13 जिस पर आपका आंसर पूरे का पूरा लाई करता है। तो ये जो मेम्ब्रान हैं ये आपके ओवरलैपिंग मुश्तरका एरिया में, यानी कि कॉमन। इसी तरह यहाँ पर भी 3, 7, 11, 7, 21, 25 ये डिसजॉइंट, और 5, 9 और 13 जो है वो आपके सेम मेम्ब्रान। अब आपने क्या करना है, डायग्राम दिखा दी। अब सवाल ये, सर ये तो बिल्कुल पहले की तरह काम हो गया, तो कुछ तो डिफरेंस दिखाएं यहाँ पे वेन डायग्राम में। बिल्कुल जी, आपके सामने रखते हैं यहाँ पे डिफरेंस।
याद कीजिए, यूनियन में हमने मुकम्मल तौर पे ओवरलैप किया था। यूनियन में क्या किया था? मुकम्मल तौर पे ओवरलैप। और अब हम क्या करेंगे? अब हम सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया को, यानी कि मुश्तरका एरिया को सिर्फ ओवरलैप करें, शेडेड करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसके अलावा बाकी हम शेडेड नहीं करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया जो होगा, मुश्तरका एरिया जो होगा, हम उसे क्या करेंगे? शेडेड करेंगे, दूसरे को शेडेड नहीं करेंगे, डिसजॉइंट एरिया को शेडेड नहीं करेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद ये भी वाज़े रहे कि जब आपने 5, 9, 13 और यहाँ पे 5, 9, 13 को शेडेड किया है, तो इस आंसर में भी आपने क्या करना है? 5, 9, 13 और 5, 9, 13 की तरफ इशारा करते हुए एरो दिखाना है। इसका मतलब ये है कि सेट तो अपने एतबार से जैसे भी ओवरलैप आपने करवा दिए और उनका आपने डिसजॉइंट और कॉमन एरिया अलहदा कर दिया, लेकिन ये एरो ये शो करती है कि इसका आंसर सिर्फ ये वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ कॉमन या ओवरलैपिंग एरिया को हम काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड। सबसे पहले सेट को देखें। n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये बुक में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैंने आपको वाज़े कर दिया कि n से मुराद नेचुरल नंबर और z से मुराद हमारे इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप देखिए, पहले इनका ये देखें कि इसमें एक सब है और एक इसमें सुपर सेट है, जबकि पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। उनमें कुछ मेम्बरान सेम थे और बाकी मेम्बरान डिफरेंट थे। जब ऐसा केस आ जाए कि जिसमें एक सब और दूसरा सुपर हो जाए, तो सबसे पहला फ़र्क तो ये आता है कि हम उसके अंदर जब डायग्राम शो करेंगे, तो डायग्राम के हवाले से हम देखेंगे कि एक हमने बड़ा रिंग बनाना होगा और एक हमने जो है वो क्या करना होगा? छोटा रिंग बनाना होगा। मतलब ये कि छोटा रिंग जो है वो n और बड़ा रिंग जो है वो हमारा z। मतलब ये हुआ कि n जो है वो हमारा सबसेट और z हमारा सुपर सेट। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। एक हमारा बड़ा रिंग होगा और एक हमारा छोटा। छोटे का नाम n और बड़े का नाम z। अच्छा जी, अब आपको अच्छी तरह याद है, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बातें वाज़े की थी कि जब आप यूनियन लेंगे तो आपका आंसर सुपर आएगा, आई मीन बड़ा सेट आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, जब आप यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? सुपर, बड़ा सेट। इसी तरह जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? सब सेट वाला आएगा, यानी कि छोटा सेट। और यहाँ पे भी जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर छोटे वाला आएगा। उसकी रीज़न इसकी ये है कि इंटरसेक्शन के अंदर अगर आप गौर करें तो ये मेम्बरान जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ तक मौजूद हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा हैं। इसके अलावा क्या है? एक्स्ट्रा हैं। तो यूनियन के अंदर सुपर और इंटरसेक्शन के अंदर आपने सबसेट का रिज़ल्ट देना है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको बनाना होगा। तो एक आप बड़ा रिंग बनाएंगे, पहले बड़ा रिंग बना लीजिए और उसके बाद छोटा रिंग, यहाँ पे भी छोटा रिंग, और छोटा रिंग बनाने के बाद अब आपने क्या करना होगा? यहाँ पे n, यहाँ पे z, छोटे वाला n, बड़े वाला z। अब यहाँ जो आपने काम किया वो ज़रा जहन में लेकर आए कि यहाँ आप कर रहे हैं यूनियन। क्या कर रहे हैं? यूनियन। और यूनियन के मतलब ये हुआ कि आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है n यूनियन z इज़ इक्वल टू z। n यूनियन z इज़ इक्वल टू z, यानी कि आप यहाँ पे ले क्या रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं। और यहाँ पे भी आपने क्या लिया हुआ है? यूनियन, n यूनियन z। अब यूनियन में आपने आंसर क्या दिखाया है? यूनियन में आंसर हमारा z है। z का मतलब हुआ जो आपका बड़ा रिंग है उसे मुकम्मल तौर पे, जब आप बड़े को मुकम्मल तौर पे शेड करेंगे, तो छोटे वाला तो खुद ब खुद हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब आप बड़े को शेड करेंगे तो छोटे वाला तो आपका खुद ब खुद ही शेड हो जाएगा,
क्योंकि यूनियन में बड़ा आंसर आता है। और फिर जब ये आंसर आपने यहाँ पे शेड करने के बाद शो कर दिया, तो फिर ये भी एक लाइन आपको वाज़े करनी होगी जिसमें आप दिखा रहे होंगे कि जो शेडेड वाला हिस्सा है ये हमारा आंसर है, यानी कि Z। इसी तरह यहाँ पे भी शेडेड वाले हिस्से को हमने दिखाना होगा कि ये जो शेडेड हिस्सा है ये हमारा आंसर है, जैसा कि आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड में इंटरसेक्शन का जो है वो बहुत ही आसान काम है। इंटरसेक्शन में सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि आपका रिज़ल्ट जो होगा वो सबसेट, यहाँ पे भी आपका रिज़ल्ट सबसेट होगा। जब रिज़ल्ट सबसेट होगा तो अब आप देखिए ये जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या होगा, n इंटरसेक्शन Z, और रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, सिर्फ n, सिर्फ n। क्यों सिर्फ n किया हमने यहाँ पर, इसलिए कि इंटरसेक्शन में सबसेट रिज़ल्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पर n इंटरसेक्शन Z और रिज़ल्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ n सबसेट। और यहाँ से आप एरो शो करेंगे कि हमारा ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा आंसर बनता है। अब इस आंसर के बाद सिर्फ आपने इसके नीचे क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका पार्ट सेकंड भी मुकम्मल हुआ। बहुत ही आसान, जब एक सुपर एक सब हो तो आपने यूनियन में बड़ा आंसर यानी कि सुपर वाला रिज़ल्ट दिखाना है और इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, सब वाला रिज़ल्ट दिखाना है।